हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम क्या स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आप कंप्लीट कर चुके हो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लास्ट जो टॉपिक था कि उन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए जिनमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मींस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले एक के साथ दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो उनके रूल्स मैंने आपको बताए थे कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको पता हो तो आप ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप के लिए सफिक्स मेंशन करें और कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करें और उनके लिए आप मेंशन करें प्रीफिक्स। तो आप नोमेनक्लेचर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चंस आपको अपने आसपास या इंटरनेट से जहां से भी मिलते हो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि नोमेनक्लेचर को स्ट्रॉन्ग बनाने का केवल और केवल एक यही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए अब बात करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े थे उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के अंदर सिमिलरिटीज क्या क्या है, जनरल फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए, इन फंक्शनल ग्रुप में वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं जिनका ग्रुप का कार्बन टर्मिनल पोजीशन पर होगा। जैसे कि ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन हमेशा टर्मिनेटिंग पोजीशन पर होगा, या तो चेन के स्टार्टिंग में होगा या चेन की एंडिंग में होगा। इसके अलावा एल्डिहाइड है CH4, ये है एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन की बात करें तो कीटोन का कार्बन हमेशा में बीच में मिलेगा। ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन वगैरह नहीं है तो वो है ईथर, ऑक्सीजन और इसके अलावा OH ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप आप देख सकते हैं CN, इसका कार्बन भी हमेशा कहां पर रहेगा, टर्मिनल पर। मींस कीटोन का आप केस याद रखें कि कीटोन का कार्बन हमेशा आपको चेन के बीच में मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन पर नहीं मिलेगा, फर्स्ट या लास्ट पोजीशन पर नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि कंपाउंड के फॉर्मूलाज में क्या सिमिलरिटी होती है। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने लिखा हूं, जैसे कि CH3 COOH, या एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं CH2, इस तरफ लगा दिया CH3। एक और फॉर्मूला है बच्चों, बड़ा ध्यान दीजिएगा, COOCH3। मैं बोलूं कि इन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन तो ये बनता है कि गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, आपको OH और इसके साथ CO नजर आए तो आप इसे मार्क कर लें कि यही फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर ये तो हाइड्रोकार्बन है, यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, मतलब यहीं पर कुछ गड़बड़ है। और जब आप इसे देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया जाए, जिससे कि एक कंपाउंड में आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, CHCl CCHO और यहाँ पर CH2 COOH और इस तरफ COCH3। बोला जाए कि इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड और साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एस्टर ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि सारे कार्बन जोड़ लो, सारे हाइड्रोजन काउंट कर लो, सारे ऑक्सीजन काउंट कर लो। मतलब आपको कोई स्ट्रक्चर देखनी है, आपको तो कंप्लीट मॉलिक्यूल देखना है। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6 और ऑक्सीजन कितने 2। इसमें भी आप देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन कितने 2। तो हमें एक अच्छा रिलेशन मिला कि अगर सिंगल बॉन्ड के साथ कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, सिंगल बॉन्ड हो और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एस्टर हो, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सेम मिलेगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिला। इसके अलावा अगर आपको किसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एक जनरल फॉर्मूला बनाना, जनरल फॉर्मूला का मतलब जैसे कि आपको पता है कि आप एल्केन CH4 होती है, अगली एल्केन क्या होती है C2H6, नेक्स्ट कौन सी होती है C3H8, नेक्स्ट कौन सा होता है C4H10। ये एल्केन सीरीज है ना, और आप क्या देख रहे हो कि पूरी एल्केन सीरीज एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करती है, वो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2।
मीन जितना कार्बन उसका डबल करो, उसमें 2 ऐड करो, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। जितना कार्बन उसका डबल करो, उसमें 2 ऐड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन। ये सब पर एप्लीकेबल है। तो क्या ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड वाली चेन के लिए लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो कंपाउंड होंगे ये एक बेसिक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और वो आप खुद इसे देखकर लिख सकते हो कि जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो हमेशा 2 ही रहेंगे क्योंकि हम एक ग्रुप और सिंगल बॉन्ड वाली केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो आपको क्या मिलेगा? CnH2NO2। अब बच्चों ये आपको रटना नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होगा, एस्टर के लिए क्या होगा। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा या नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वही किसका है? एस्टर का है। तो यही जनरल फॉर्मूला किसका हो सकता है? एस्टर का भी हो सकता है। तो अब जनरल फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे तो हम अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल सकता है? तो वो भी आप देख लीजिए कि मैं 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड, इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। CH3COCH3 इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन। मैं बोलूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितना है? 1। इसमें 3, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या मिला? डिफरेंस ये मिला कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और इन दोनों केसेस में एक ऑक्सीजन है। बाकी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। तो हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, ये इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा। अगर उस कंपाउंड में एक जगह फंक्शनल ग्रुप है और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो फिर वो CnH2NO जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा। अब अगर आप कहो कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जनरल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जनरल फॉर्मूला रटने नहीं, बस क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। और जहां पर आपको एक ऑक्सीजन नजर आए तो ये तो कंफर्म है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 2 ऑक्सीजन वाले ग्रुप है। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन आए तो आपके माइंड में 4 ऑप्शन आने चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल या ईथर। तो फिर अब पता करते हैं कि अल्कोहल और ईथर के साथ क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो अल्कोहल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH। ईथर का CH3OCH3। इसका जनरल फॉर्मूला C2H6O C2H6O। क्या रिलेशन मिलता है कि जितना कार्बन है उसका डबल करो, 2 ऐड करो, उतना हाइड्रोजन होगा। मींस ये किस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं? CnH2n+2O। तीनों जनरल फॉर्मूलाज में डिफरेंस आपको मिल गया होगा। इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है बट हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइड्रोजन का। इनमें डिफरेंस किसका है? ऑक्सीजन का। बट सारे केसेस में सिमिलरिटी है कि सब में सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप को केवल एक ही बार मेंशन कर रहे हैं। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को रिपीट करेंगे, एक से ज्यादा बार लिखेंगे तो फिर जनरल फॉर्मूला ये नहीं होगा, वो फिर कोई दूसरे केस के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला बन जाएगा। तो केवल आप इसे रटे नहीं, आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर? तो ये था एक अलग पार्ट और इससे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो सेम टाइप के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, बस केवल उनमें एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट बदल जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक इस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे स्टार्ट करना है वो होगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, सीरीज का मतलब कई सारी बहुत सारी सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे और वो सब्सटेंस मिलकर एक सीरीज बना देंगे। अब उस सीरीज का नाम हमने रख दिया होमोलोगस सीरीज। सीरीज बनाने का मकसद क्या है? सीरीज बनाने का टारगेट केवल ये है कि हम सेम प्रॉपर्टी वाले, सेम क्वालिटी वाले कंपाउंड्स की ग्रुपिंग कर दें, एक सीरीज बनाना। जैसे कि आपने बनाई हुई है, आपने ऑलरेडी बनाई हुई है। जैसे कि मैं एल्केन सीरीज आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं एल्केन सीरीज तो आप मुझे एल्केन सीरीज के मेंबर बताएंगे, मीथेन, इथेन, अगला मेंबर प्रोपेन, नेक्स्ट मेंबर ब्यूटेन।
तो ये भी तो क्या एक तरह की सीरीज है। और ये तो हम पहले बोल चुके हैं कि एल्केन सीरीज के सारे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम ग्रुप के कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम होती है। ये तो हम फंक्शनल ग्रुप के टाइम पर भी हमने देखा था कि अगर कई सारे कंपाउंड हैं और उनमें अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब सेम होने का मतलब कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो ये भी तो एक तरह की सीरीज है। जी हाँ, मैं इन्हीं सीरीज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एल्केन सीरीज हो या वो अल्कोहल की सीरीज हो या वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज हो या फिर वो एल्कीन सीरीज हो या एल्काइल सीरीज हो, उसी सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। अब इस सीरीज की हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के साथ इसे डिफाइन करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ compounds of same group सेम ग्रुप के कंपाउंड है। इस पॉइंट पर थोड़ा जोड़ दीजिएगा कि सारे कंपाउंड सेम ग्रुप के हैं तो वो एक सीरीज बनाएंगे। अब सेम ग्रुप आ गया तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ऑलमोस्ट सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, जरूरी नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी मिलेगी। तो आप देखते जाइएगा, आपकी डेफिनेशन इस पर सूट कर रही है। अब ये तो एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, डिफर बाय CH2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड डिफर बाय 14 according to molecular mass। चलिए, मैंने आपको पहले बोल दिया कि एल्केन सीरीज है, क्या ये होमोलोगस सीरीज है, इसे हम वेरीफाई कर रहे थे। तो होमोलोगस सीरीज होने का फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि ये सेम ग्रुप के कंपाउंड हो, तो सारे एल्केन है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, CnH2n+2 मतलब सब एल्केन है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट वेरीफाई हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि इनके फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस है, बट ये CH2 का डिफरेंस मेंबर का सक्सेसिव मेंबर के साथ होना चाहिए। मींस जिस मेंबर को आप देख रहे हो आप उसके नेक्स्ट मेंबर के साथ उसको डिफरेंशिएट करो। जिस मेंबर को आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट मेंबर के साथ डिफरेंशिएट करो। जैसे कि आप CH4 को किसके साथ कंपेयर करोगे, C2H6 के साथ। तो दोनों को कंपेयर करने पर आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कि इससे और इसमें एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, मतलब CH2 का डिफरेंस है। अगले में देखो, C2H6 को किससे कंपेयर करना है, इसके अगले मेंबर से। अगला मेंबर C3H8, तो आपके देख रहे हो एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। इसमें भी आप देखोगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, बिल्कुल सही। और अब अगला पॉइंट तो वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं कि जिनके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का एक डिफरेंस है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, मींस डिफरेंस कितना आएगा 14 ही आएगा। फिर भी आप चाहे तो देख लें, फर्स्ट मेंबर है CH4, अगला मेंबर है C2H6। CH4 का मोलिकुलर मास 12 + 4 16, यहां पर कितना होगा 24 + 6 30, 30 और 16 में कितना डिफरेंस होगा 14 का डिफरेंस होगा। तो आपको केवल होमोलोगस सीरीज के लिए ये 2 पॉइंट वेरीफाई करना है, मींस एल्केन सीरीज एक होमोलोगस सीरीज है। तो अब आप बोल सकते हैं कि सीरीज होमोलोगस सीरीज वो होगी जिसमें कंपाउंड सेम ग्रुप से बिलोंग करते हो और उनके फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसका रेफरेंस हो, CH2 का रेफरेंस हो। सक्सेसिव मेंबर से किसका रेफरेंस हो, CH2 का रेफरेंस हो। तो आप उस सीरीज को क्या बोल सकते हो, होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो। चलिए, ये तो होमोलोगस सीरीज की थ्योरी आपको क्लियर हो गई। अब इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सीरीज हमें ले ली CH4 CH3 CH3, अगला कंपाउंड आपको दिया है CH3 CH2 CH3, अगला कंपाउंड CH3 CH CH3 CH3। आपको पता करना है कि गिवन सीरीज होमोलोगस सीरीज है या फिर नहीं है, फर्स्ट। सेकंड केस हम ले लेते हैं C2H6 C3H6 C4H10,
CH3OH, CH3O, CH3, CH3, CH2, CH2OH। हमें पता करना है कि गिवन सीरीज होमोलोगस सीरीज है या नहीं। और उससे पहले और एग्जांपल एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि C3H6O, C4H10O2 और C5H10, C4H8 कर लीजिएगा, C5H10। हमें पता करना है कि गिवन सीरीज जो है ये होमोलोगस सीरीज है या फिर नहीं। तो होमोलोगस सीरीज के लिए सबसे पहले तो आपको कंपेयर किसको करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो पहले इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं C2H6, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 8, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 10। चलिए अब सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कि क्या इनमें CH2 का डिफरेंस है। तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इनमें भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन पड़ा, तो CH2 का डिफरेंस, इसमें भी CH2 का डिफरेंस। जल्दबाजी में इतना ही करके आप इसमें होमोलोगस सीरीज डिक्लेयर मत कीजिए, पहले ये भी देखिए कि सबका ग्रुप सेम है। तो सबका ग्रुप सेम है, सब में हाइड्रोकार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और सबके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब सारे के सारे एल्केन फैमिली के मेंबर हैं। तो हम फर्स्ट वाले को होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, आपको दो चीजें वेरीफाई करनी, ग्रुप सेम होना चाहिए और डिफरेंस CH2 का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखे हुए हैं आपके पास, आप डिफरेंस देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है, बट हाइड्रोजन यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो CH2 का डिफरेंस नहीं है। CH2 का डिफरेंस नहीं है तो फिर ये होमोलोगस सीरीज नहीं हो सकता। कहीं भी कोई भी एक मेंबर अगर ऐसा मिल जाए जो अपने सक्सेसिव मेंबर के साथ CH2 का डिफरेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, आप उसे होमोलोगस सीरीज कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें, पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड एग्जांपल को मिटा देता हूं, इसके ऊपर लिखिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने आपके पास 8 1 ऑक्सीजन। डिफरेंस देखिए, कंपेयर कीजिए, एक कार्बन इंक्रीज हुआ है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हुए हैं, बिल्कुल सही। यहां पर भी एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, CH2 का डिफरेंस है, तो क्या ये होमोलोगस सीरीज है? पहले क्या देखना है, ग्रुप भी वेरीफाई करना है। तो ग्रुप वेरीफाई करने के लिए आप स्ट्रक्चर देखो, साइड में OH लिखा हुआ है, मतलब अल्कोहल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन, तो ये तो ईथन ग्रुप है, और OH मतलब ये अल्कोहल है। तो आपने जो यहाँ पर मिस्टेक है, जो गड़बड़ है, उसे पकड़ लिया, वो ये है कि ये तो अल्कोहल है दोनों, बट ये ईथर है, और अल्कोहल और ईथर अगर है तो फिर आप CH2 का डिफरेंस चेंज ही मत करो, इसको ये होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होमोलोगस सीरीज हो ही नहीं सकता है, ये होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन जो है ये भी होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर CH2 का डिफरेंस तो है, बट ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो आपको पहले क्या देखना, आप आगे वेरीफाई करेंगे CH2 के डिफरेंस को। चलिए लास्ट एग्जांपल, इसमें आपको ऑलरेडी ग्रुप दिए हुए हैं, ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं। डिफरेंस देखोगे तो एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, इनमें देखोगे तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। जल्दबाजी में हम गलतियां कर देते हैं कि हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन को ही कंपेयर करते हैं, हम दूसरे एलिमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जबकि आप देखेंगे तो यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या एस्टर होगा, ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, मतलब ये ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर भी नहीं दिए तो आप 2 एलिमेंट के बाद जो तीसरा एलिमेंट है उसे भी कंपेयर करें, तो ये दोनों तो सेम सीरीज में आ सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीसरे एलिमेंट को भी डिफरेंशिएट करें, तो ये भी होमोलोगस सीरीज नहीं होगा।
क्लियर? तो तीसरे एलिमेंट का भी आप कंपैरिजन करें। ये एग्जांपल सफिशिएंट है होमोलॉगस सीरीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी क्वेश्चंस आपसे होमोलॉगस सीरीज से पूछे जाएंगे। एक और केस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, इसे बोला था होमोलॉग। साइंटिफिक टर्म जो है इसके लिए कोई ये है कि होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को बोला जाता है होमोलॉग। आपसे बोला जाएगा कि कीटोन सीरीज का थर्ड होमोलॉग कौन सा होगा, या कीटोन के सेकंड मेंबर का नेक्स्ट होमोलॉग कौन होगा। नेक्स्ट होमोलॉग का मतलब नेक्स्ट मेंबर। तो अगर हमसे पूछा जाए थर्ड होमोलॉग ऑफ कीटोन सीरीज, कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, आप सब जानते हैं कि कीटोन की शुरुआत ही प्रोपेनॉन से होती है। मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं कीटोन बनाने के लिए। थर्ड पूछा है हमसे, ये फर्स्ट है, तो सेकंड के लिए हम क्या करें, CH2 का रेफरेंस कर दें, और नेक्स्ट के लिए हम एक और CH2 का रेफरेंस कर दें। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मेंबर होगा, ये सेकंड मेंबर होगा और ये थर्ड मेंबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक होमोलॉगस सीरीज अब पूरी तरह से कंप्लीट है। आप इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मिला आपको बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में या फिर आपको जो टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है उनमें मिलेंगे। तो आप होमोलॉगस सीरीज की भी प्रैक्टिस करें। और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी अपने आप में बड़ा लंबी चैप्टर है, लंबी टॉपिक है आइसोमेरिज्म, बट हम इसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट स्टडी करेंगे। हमें केवल इतना समझना है कि आइसोमेरिज्म क्या है। होमोलॉगस सीरीज को स्टडी करने से पहले आप लोगों ने जाना कि होमोलॉगस सीरीज किससे बोला जाता है, किस टाइप की सीरीज को डिफाइन किया जाता है और क्यों बनाया गया है। ऐसे ही आइसोमेरिज्म में भी हमारा टारगेट ये है कि हम ऐसे कंपाउंड की ग्रुपिंग कर दें जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। कंपाउंड यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर हम सेम टाइप के कंपाउंड की ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। कंपाउंड हमारे डिफरेंट हैं, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब इसे भी समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपके सामने दो अलग अलग कंपाउंड ड्रॉ करूंगा। दो अलग अलग कंपाउंड ड्रॉ करूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं CH3 CH2OH। इसे आप क्या बोलते हैं, इथेनॉल। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। और ये है CH3OCH3, इसे आप क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। दोनों कंपाउंड को बड़ा ध्यान से देखिए कि दो अलग अलग कंपाउंड है। आप लोग सेटिस्फाइड है इस बात से कि ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, क्योंकि इनके ग्रुप ही अलग है। ग्रुप अलग होने का मतलब आप अलग अलग वैरायटी में चले गए, अलग अलग कंपाउंड्स में चले गए। बस अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर बताइए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपने कार्बन काउंट किए, हाइड्रोजन काउंट किए 6, एक ऑक्सीजन। यहां पर भी आपने ऐसा ही किया C2H6O। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप कंपेयर कीजिए। तो अब आप कंपेयर करेंगे तो जब आप इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट नजर आती है, बट इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम नजर आता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कंपाउंड डिफरेंट हो, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर बोला जाएगा। और इस फिनोमेना को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। चलिए, तो आइसोमेरिज्म आपको क्लियर है। अब हमें केवल किसी कंपाउंड को, किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अलग अलग स्ट्रक्चर में जमाना है। किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अलग अलग स्ट्रक्चर में जमाना है, अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक ही रखना है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन अपने पास रखें, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन लें और मुझे अलग अलग कंपाउंड ड्रॉ करके बताइए। तो मैं अलग अलग कंपाउंड कैसे ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट कंपाउंड के लिए तो मैं सबको इस तरह से अरेंज कर दूंगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर मैं कहूंगा कि यहां पर इस कार्बन को यहां से उठाकर यहां लगा दो तो कंपाउंड बदल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन यहां लगा दो, कार्बन को यहां लगा दो। इसे हम क्या बोलते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन। दोनों के नाम डिफरेंट है, मतलब दोनों कंपाउंड अलग अलग है,
बट दोनों में टोटल कार्बन कितने 4 और दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन कितने 10, मतलब कि दोनों आइसोमर होंगे। तो आइसोमर आपको इस तरह से ड्रॉ करने, आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर उसे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करना है इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आप पहले आइसोमरेज डिफाइन कर देते हैं कि आइसोमरेज क्या होगा। कंपाउंड्स which have same molecular formula but different properties, physical और chemical दोनों, different properties are known as isomers of each other, and this phenomenon is known as isomerism. इससे बोला जाएगा आइसोमेरिज्म। चलिए अब ये आइसोमेरिज्म होती क्यों है, ऐसा क्या होता है अलग अलग कंपाउंड में कि वो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चलते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो प्रॉपर्टीज चेंज होने का या कंपाउंड के अलग अलग होने का रीजन क्या है, उसका रीजन हम जानेंगे आइसोमेरिज्म की टाइप। तो एक तो होता है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पर केवल जो 3D अरेंजमेंट होगा, जो 3D डायरेक्शन होगी किसी पर्टिकुलर ग्रुप की सब्सिक्वेंटली, उससे अगर आप चेंज कर दोगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको स्टडी करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में किस चीज में डिफरेंस होगा, हियर डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस कैसा हो सकता है कि आप मेन कार्बन चेन में कार्बन कम या ज्यादा कर दो, साइड चेन के कार्बन को आप चेंज कर दें, या किसी सब्स्टिट्यूएंट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा दें, पोजीशन बदल दें, तो उससे जनरेट होने वाली आइसोमेरिज्म कौन सी होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सबकी पोजीशन वही हो, सब कुछ सेम हो, केवल आपने डायरेक्शन या एंगल चेंज कर दिया, तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको पहले हम कंप्लीट कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि यहां पर CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर। हमने यहां पर लगाया हुआ है क्लोरीन और यहां लगाया हुआ है हाइड्रोजन, यहां लगाया हुआ है क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन। मैंने इसी कंपाउंड को इस तरह से मेंशन कर दिया, CH यहां पर Cl, और इस Cl को इधर कर दिया हाइड्रोजन। दोनों कंपाउंड में आप क्या देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, 3D अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा कि यहाँ पर जो स्पेटियल अरेंजमेंट है, ये क्लोरीन जो है इस तरफ था और इधर भी क्लोरीन इस तरफ था, दोनों क्लोरीन सेम डायरेक्शन में थे। यहाँ पर जो दोनों क्लोरीन है की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो ऐसी फॉर्म को बोला जाता है सिस फॉर्म और इसे बोला जाता है ट्रांस फॉर्म। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत सारे केसेस स्टडी करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो ये था केवल अरेंजमेंट के बेसिस पर। अब आप देखिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में किस तरह से वेरिएशन आता है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में कैसे, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। केवल मैंने यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, मैं बोलता हूँ कि यहाँ 3 कार्बन कर दो, एक को आप इस तरफ लगा दो। यहाँ पर आपने क्या किया, पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर वही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, किसी की पोजीशन चेंज नहीं की, केवल आपने पहले ये क्लोरीन इसके रेस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में था, अब इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इसलिए दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, ये अलग रिजल्ट शो करेगा, ये अलग रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पर भी दोनों कंपाउंड अलग अलग है, बट डिफरेंस किससा है, स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में आप किस किस तरह से वेरिएशन ला सकते हैं, स्ट्रक्चर को आप कैसे बदल सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, आपको केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को प्रिपेयर करना है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम बात करें, फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप स्टडी करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप होगा वो होता है चेन आइसोमेरिज्म।
चेन आइसोमेरिज्म में किस चीज में डिफरेंस आएगा? डिफरेंस इन मेन कार्बन चेन और साइड चेन। मीन्स हम साइड चेन के कार्बन को कम ज्यादा कर दें या मेन कार्बन चेन के कार्बन को कम ज्यादा कर दें तो उससे जनरेट होने वाली आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म होगी। बस ध्यान रहे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल जो आप इतनी देर से देख रहे हो CH2CH3। इसमें मेन कार्बन चेन में 4 कार्बन थे, इसे आप क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। और अगर मैं इसे इस तरह से ड्रॉ करूं CH3CH3, तो यहाँ पर आपने मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। ये दोनों कंपाउंड होंगे चेन आइसोमर। और कोई चेन आइसोमर का एग्जांपल पॉसिबल है, जैसे कि CH3 CH2CH, यहाँ लगाया COH CH2CH3। अब यहाँ पर एक चेंज इतना सा करते हैं CH3 CH2 CH2 CH COH CH3। मैं आपको बोलता हूँ कि दोनों केसेस में कार्बन काउंट करें पहले। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट करें 3 5 6 8 11 एंड 12। 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी आप काउंट करेंगे 5 6 7 8 11 और 12। 2 ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसमें अगर आप चेन बनाएंगे तो यहाँ पर ये मेन कार्बन चेन होगी जिसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, 4 ही कार्बन है। यहाँ पर ये मेन कार्बन चेन बनेगी। रूल ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए मेन कार्बन चेन बनाइए। तो यहाँ पर कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगी, वो चेन आइसोमेरिज्म होगी। और एक और एग्जांपल देख लीजिए जहां पर साइड चेन को बदल देते हैं। ये 3 कार्बन को हमने साइक्लिक मैनर में अरेंज किया हुआ है और इस कार्बन पर जो साइड चेन लगी हुई है उस पर CH2 और CH3 है। ठीक है, ये साइड चेन है क्योंकि मेन कार्बन चेन आपने साइक्लिक वाली ली हुई है। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ कि CH CH2 CH और एक CH3 इधर लगाता हूँ, एक CH3 इधर लगाता हूँ। काउंट कीजिए टोटल कार्बन यहाँ पर कितने? 3 4 5 कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन 5 है। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 5 7 10 2 3 4 4 3 7 8 3 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, बस आपने मेन कार्बन चेन में भी उतने ही कार्बन है, बस साइड चेन में आपने कार्बन चेंज कर दिए। यहाँ पर 2 कार्बन एक साथ में, वहां पर आपने उन्हें अलग अलग कर दिया। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगी वो भी कौन सी रिलेशनशिप होगी? चेन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से आपको चेन आइसोमेरिज्म के पॉसिबल जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो मेन कार्बन चेन में चेंज आ जाए या साइड चेन में चेंज आ जाए तो इससे प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, कंपाउंड बदल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। Here difference in position of subsequent और साइड चेन। आप कुछ भी ना बदलें, आप केवल किसकी पोजीशन को चेंज कर दें, लोकेशन को चेंज कर दें, लोकेंट बदल दें, तो आपको मिलने वाली आइसोमेरिज्म क्या होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे कंपाउंड भी बदल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH3 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पर लगाया हमने CH3। एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। काउंट कीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करें 3 3 6 9 11 13 14। यहाँ पर 6 9 और 11 13 14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट पॉइंट आपने वेरीफाई किया। अब आप देखेंगे कि कंपाउंड अलग है या सेम है, तो इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 2 मिथाइल
पेंटेन, इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम आपको क्या मिलेगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो आपने दो कंपाउंड ड्रॉ किए, दो अलग अलग कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस किसका नजर आ रहा है। मेन कार्बन चेन को भी देख लो, मेन कार्बन चेन में दोनों में 5-5 कार्बन है, मतलब चेन आइसोमर तो नहीं है। साइड चेन क्यों की है, यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, तो ये चेन आइसोमर तो नहीं है। केवल चेंज आपने किसमें किया, मिथाइल की पोजीशन में। मिथाइल सेकंड पर था, आपने थर्ड पर कर दिया, आपने केवल पोजीशन को चेंज किया, तो इन दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, चेन आइसोमरिज्म होगी। ठीक है, अब आइसोमरिज्म को कंफ्यूजन होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें और उनमें अपने आंसर्स को चेक करें, आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये हमने साइड चेन का, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, CH3 ClCl CH3, एक और कंपाउंड आप बना लें CH3 CH2 CH2Cl, इसे आप क्या बोलेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, और इससे आप क्या बोलेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन। तो आप देखें सारी चीजें सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीन सेम है, साइड चेन मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बॉन्डिंग सेम है, केवल आपने चेंज किया है पोजीशन में। वहां पर जो क्लोरीन लगा हुआ है ये फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है। बट आपको आइसोमेरिज्म पता करने के लिए भी चेन सिलेक्शन रूल आनी चाहिए। अगर आपको चेन सिलेक्शन नहीं आता है तो फिर आप आइसोमेरिज्म नहीं पता कर पाएंगे, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म गलत हो जाएगी। तो जब भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए तो आप अपने IUPAC रूल्स को अच्छे से अप्लाई करें, तभी आप राइट आंसर को अप्रोच कर पाएंगे। चलिए, दो आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई। स्ट्रक्चर में हमें एक और आइसोमेरिज्म स्टडी करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस थर्ड जो होगा वो होगा पोजीशन के बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसका तो नाम ही क्लियर लगता है दैट देयर इज डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप बदलेगा तो प्रॉपर्टीज भी बदलेगी, और प्रॉपर्टीज बदलेगी तो कंपाउंड अलग अलग होंगे, बस उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आपको केवल ये सोचना है कि कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसे बदल दिया जाए तब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसका आंसर है जो मैंने क्लास के आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में कंटेंट पढ़ाया था, और स्टार्टिंग में कंटेंट आपको ये पढ़ाया था कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर का कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता हूँ, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। और अगर हम 3 कार्बन का एस्टर बनाए तो ये होगा मिथाइल ईथेन OH। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये दोनों कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एक कॉम्बिनेशन आपको ये याद रखना है। दूसरा कॉम्बिनेशन आप बता दें कि एल्डिहाइड और कीटोन होगा, तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मिलेंगे, जैसे कि CH3 CH2 CHO, इसमें एल्डिहाइड है, CH3 CO CH3 इसमें कीटोन है। इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका नाम प्रोपेन है, इसका नाम प्रोपेनॉन है। नाम अलग, काम अलग, कंपाउंड अलग, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो आपको केवल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आइडेंटिफाई करना है कि वो दोनों कंपाउंड अलग अलग क्यों है, मेन कार्बन चेन अलग है, या पोजीशन अलग है, या फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ये चीज आपको पता करनी है। इसके अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन जैसे कि हो सकता है एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर जैसे कि CH3 CH2OH, एल्कोहल ग्रुप CH3O CH3, ईथर ग्रुप फॉर्मूला C2H6O, यहाँ पर C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल आपने ग्रुप बदल दिया, इसे एल्कोहल लेकर बनाया और इसे ईथर लेकर बनाया। चलिए, क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की, तो और कॉम्बिनेशन बना देता हूं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ही एक और केस आता है रिंग चेन का आइसोमर। देखिए, मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका नाम होता है ब्यूटीन।
कार्बन है यहाँ पर 4, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 3, 6, 8। अगर मैं इन 4 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दूं तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, साइक्लोब्यूटेन। और इसमें अगर हम कार्बन काउंट करेंगे तो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बस डिफरेंस किसका है कि ये एक लीनियर चेन की फॉर्म में, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, और ये कैसा है, साइक्लिक है। तो इसे हम बोल सकते हैं रिंग और इसे बोल सकते हैं चेन। ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और इसे रिंग चेन आइसोमर भी बोला जाता है, इसे रिंग चेन आइसोमर भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में, तो आप ध्यान रखें कि जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड होगा तो आप उसे साइक्लिक भी बना सकते हैं, आप उसका एक आइसोमर साइक्लिक भी बना सकते हैं। और क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे कि CH CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 3, 5, 6। यहां पर कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने, 4, 5 एंड 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसकी नेम आप कहोगे तो इसका नाम आप लिखेंगे ब्यूटाइल, और इसका नाम लिखेंगे ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, क्योंकि इसके अंदर 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें 1 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। मतलब 1 बार ट्रिपल बॉन्ड 2 बार डबल बॉन्ड आने के बराबर होता है, 1 बार ट्रिपल बॉन्ड 2 बार डबल बॉन्ड आने के बराबर होता है। मतलब एल्काइन किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकती है, एल्काडाइईन के साथ। एल्काइन जो है वो डाइईन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकती है। तो जितने पॉसिबल केस थे, ठीक है, इतने सारे केसेस तो वैसे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी आप प्रिपेयर करें। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर आइसोमर में मेटामर और टोटोमेरिज्म भी डाला जाता है, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम उन एग्जांपल्स को लेकर कंफ्यूजन को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आप जितने केसेस पढ़े हैं इनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आता है तो आप आइसोमेरिज्म और होमोलॉगस सीरीज के क्वेश्चन में गलतियां नहीं करेंगे। वही नहीं आता है तो फिर होमोलॉगस सीरीज और आइसोमेरिज्म में दोनों में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, मीन्स केमिकल रिएक्शंस के साथ में। तो कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे कार्बन कंपाउंड्स के लिए, और फिर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।